तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कूलाम के नियम के विषय में। कूलाम का नियम क्या कहता है, इसके लिए जो फार्मूला ड्राइव किया गया है ये क्या होता है, और जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है वो 9 × 10 के पावर 9 होती है। तो ये जो वैल्यू होती है हम वो चीज़ ना लिख करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यों लिखते हैं, और अगर हम आवेशों को किसी माध्यम में रखते हैं तो उसका जो है कूलाम के नियम पर या कूलाम का जो उनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, आज इस सारे क्वेश्चन के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। या हम सभी जानते हैं कि जब कोई दो आवेश हों, चाहे वो समान आवेश हों चाहे वो विपरीत आवेश हों, एक दूसरे को या तो वह आकर्षित करेंगे या तो वह प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब दो आवेशों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। अगर दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है बच्चा, तो आप ये भी जानते हो कि उनके बीच में कोई ना कोई बल लगेगा। जो बल लगता है, चाहे वह आकर्षण बल हो चाहे वह प्रतिकर्षण बल हो, इस दोनों बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। तो वैद्युत बल की क्या अवधारणा होती है और दो आवेशों पर ये किस प्रकार अप्लाई होता है जब वो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, इसके विषय में जो है कूलाम ने बताया था। और इन्होंने जो है 1785 में एक नियम दिया जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। और इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे हों, जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है Q1 और Q2 दो आवेश हैं, और ये दोनों आवेश जो है एक दूसरे से स्मॉल आर डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है, कौन सा बल? वैद्युत बल। अब वो आकर्षण भी हो सकता है, वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। जैसे अगर ये आवेश प्लस हुआ और ये आवेश भी प्लस हुआ, तो इनके बीच में लगने वाला जो वैद्युत बल है वो प्रतिकर्षण में हो जाएगा, प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। और अगर एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ तो भी यह आकर्षण बल हो जाएगा। लेकिन अगर यह माइनस और यह भी माइनस हुआ तो यही बल जो है प्रतिकर्षण बल हो जाएगा। मतलब कहने का आवेश का जो साइन है, मतलब जो चार्ज है, और वो धनात्मक प्रकृति का है कि ऋणात्मक प्रकृति का है, इस बात पर यह चीज़ निर्भर करती है। तो अब आप देखिए, तो कूलाम के नियम के अनुसार हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार लगने वाला इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग, यहाँ पे क्या होना चाहिए? उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये तो कहता है कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है? आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की जो दिशा होती, इस बल की दिशा
इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अनुदिश होता है। ठीक, तो ये तो पूरा हमारा हो गया कूलाम का नियम। ठीक है ना, कूलाम ने क्या नियम दिया वो ये चीज़ बात हो गई। ठीक, अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे क्या है, जैसे अब इसका हम डेरिवेशन जो फार्मूला है उसको निकालते हैं। फार्मूला कैसे निकालेंगे, कहेंगे माना, बड़ा ही आसान है, माना Q1 व Q2 दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। अब Q1 व Q2 दो आवेश जो है हमारा स्मॉल r दूरी पर रखे हैं, तब कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा बच्चा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। देखो कैसे ये चीज आया, इसमें कहा गया है कि आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी F की बात कर रहा है, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, यानी ये आवेशों के परिमाण के गुणनफल। तो आवेश क्या हैं, Q1 और Q2 हैं, और इनका परिमाण यही Q1 और Q2 है। तो आवेशों के परिमाण के गुणनफल मतलब Q1 इंटू Q2, इसकी बात कर रहा है। के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी Q1 इंटू Q2 हो जाएगा। और इनके बीच में जो दूरी है यानी स्मॉल r है, के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तथा इस बल की दिशा, यानी जो यहाँ पे फोर्स लग रहा है उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा इसी लाइन, इन दोनों जो आवेश हैं इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसी के अनुदिश होगी। हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो। वो इस बात पर निर्भर करता है कि ये दोनों के आवेश के चिन्ह कैसे हैं, मतलब ये धन है, ये ऋण है, कि ये ऋण है, कि ये धन है। इसको भी हम आगे अगले नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अपना ये चीज़ हो गया, माने अब इसी नियम से हमारा ये निकल कर आया है, इसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको आप लर्न कर लीजिए और इसी से हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक, अब आप एक चीज़ और ध्यान दो कि जैसे ये हमारे पास है अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा करके अगर हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं बच्चा, तो वहाँ पे हमारा क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है, एक नियतांक आता है। तो अब आप देखो यहाँ पर जैसे हमारा लिखा है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, तो अब हम इसको हटा करके क्या लगाना चाह रहे हैं, बराबर का चिन्ह लगाना चाह रहे हैं। और अगर बराबर का चिन्ह लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो हम इसको जब हटा के ये लगाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट आएगा। लो हमने कांस्टेंट ले लिया, अब फिर बाकी चीज़ वैसे लिख देंगे, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारा हो गया F। बात समझ में आया। अब यहाँ पर देखो Q है क्या, उसके बारे में बताते हैं। जहाँ हम कह देते हैं, जहाँ K माध्यम का नियतांक है, जहाँ K हमारा K क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जहाँ K अनुक्रमानुपाती नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। अब इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का जो मान होता है वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो ये दोनों आवेश किस माध्यम में रखे हुए हैं, है ना, ये दोनों आवेश जो रखे हुए हैं वो किसी माध्यम में रखे हुए हैं, निर्वात में रखे हैं अथवा वायु में रखे हुए हैं। तो मतलब ये जो K है अनुक्रमानुपाती है, इसका जो वैल्यू होता है, अनुक्रमानुपाती नियतांक जो कि है, ये किन चीज़ों पर निर्भर करता है, माध्यम के जो माध्यम है, किस माध्यम में दोनों आवेश रखे हुए हैं, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरी चीज़ है, और किस चीज़ पर निर्भर करता है, वो
जो हमारा बल है, बल का मात्रक, आवेश का मात्रक और साथ ही साथ दूरी का क्या मात्रक है, इस बात पर भी ये के निर्भर करता है। तो ध्यान रखना के जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो किस माध्यम में आवेश रखा हुआ है, दूसरा इस बात पर निर्भर करता है कि आवेश का मात्रक क्या है, और उसके बाद में दूरी का मात्रक क्या है, और उसके बाद में बल का मात्रक क्या है। ठीक, तो अब इस के का जो मान है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये दोनों आवेश हमारा किस माध्यम में रखे हुए हैं। ये मान लेते हैं या निर्वात में रखा है अथवा वायु में रखा है। निर्वात अथवा वायु में रखा है अगर रहेगा तो इस के की वैल्यू देखी गई प्रयोगों के माध्यम से, एक्सपेरिमेंटल मेथड के माध्यम से देखा गया कि के की जो वैल्यू होती है ना, वो लगभग 9 × 10⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर के बराबर होती है। के की जो वैल्यू आती है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर के बराबर होती है। तो इस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तब हमारा एफ क्या हो जाएगा, एफ हमारा हो जाएगा 9 × 10⁹ और ये Q1 × Q2/r²। ये हमारा फार्मूला बनेगा। ठीक, उसके बाद में अगर और ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा कि एफ की जो वैल्यू है वो हमारी ये तो आ गई, लेकिन एक चीज़ हम क्या करते हैं कि अपनी सुविधा के लिए हम यहाँ पर जो 9 × 10⁹ लिखा हुआ है ना, 9 × 10⁹, अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसी क्वांटिटी को एक नई राशि, इस राशि को एक नई राशि के बराबर लिख लेते हैं जो इसी के तुल्य होगी। वो नई राशि क्या है, 1/4πε0। अच्छा, आप कहेंगे कि ऐसा हम क्यों कर ले रहे हैं? ऐसा हम अपनी सुविधा के लिए कर ले रहे हैं। सुविधा के लिए क्यों? क्योंकि आगे जब हम और कई डेरिवेशन करेंगे तो अगर हम इस वैल्यू को डायरेक्ट लिए रहेंगे तो वहाँ पे कैलकुलेशन करने में आसानी नहीं होगी, इसलिए हम लोग इसकी जगह पे इसको ले लेते हैं। और कई ऐसे फार्मूले आएंगे जहाँ पे हमारा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, कई फार्मूले ऐसे मिलेंगे जहाँ 4π कैंसिल हो जाएगा। तो इसको यूज़ करने से हमारा बहुत बेनिफिट होने वाला है आगे डेरिवेशन में, न्यूमेरिकल लगाने में, कई जगहों पर। ठीक है, तो ये चीज़ है, हमने यहाँ पर ये चीज़ रख लिया। अब हम इसको कहते हैं कि 9 × 10⁹, इसे हम प्रयोगों के माध्यम से लगभग इक्वल होता है, ये प्रयोगों के द्वारा तुल्य है, ये तुल्य है। प्रयोगों में प्रयोग किया गया तो देखा गया कि ये वैल्यू दोनों लगभग क्या होती है, बराबर होती है। तो यानी जहाँ पे ये लिखा है 9 × 10⁹, वहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/4πε0। तो हम इस वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। फाइनली हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और ये हमारा फार्मूला निकल कर आएगा। और यही है हमारा दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए ये सूत्र है। यानी हम कह सकते हैं कि दो आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल होगा, उस वैद्युत बल का परिमाण इस फार्मूले से हम लोग यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक, अब यहीं पर ये तो फार्मूला तब के लिए है जब हमारा आवेश जो है वो कहाँ पे रखा हो, निर्वात में रखा हो या तो वायु में रखा हो। लेकिन मान लो आवेश हमारा जो है निर्वात और वायु में ना होकर के वो किसी माध्यम में रखा हुआ है। किसी माध्यम का मतलब क्या है, जैसे मान लो वो क्या नाम है, मोम में रखा हुआ है, ठीक, या मान लो वाटर में रखा हुआ है, पानी में रखा हुआ है, या कागज है, या किसी भी परावैद्युत पदार्थ में रखा हुआ। परावैद्युत पदार्थ का मतलब जो कुचालक हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैंने अगर पानी बोला है तो मैं शुद्ध पानी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि शुद्ध पानी क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है। तो यहाँ पर हम अगर किसी माध्यम में रखा हो, यदि हम यहाँ पे बोल देते हैं यदि आवेश किसी माध्यम में रखे हों, किसी माध्यम में रखे हों, आवेश अगर किसी माध्यम में रखे हों तो तथा उसका परावैद्युतांक के हो, परावैद्युतांक उस माध्यम का परावैद्युतांक के हो, तब हमारा जो सूत्र बनेगा वो क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। और यहीं पे हम ऐड कर देंगे K। ठीक, जहाँ K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक है। ε0 क्या है, K हमारा माध्यम का परावैद्युतांक है। ε0 क्या है,
निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। आवेश किसी माध्यम में रखे हुए हैं तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे जहाँ के माध्यम का परावैद्युतांक है, और यदि आवेश हमारा जो है किसी माध्यम में न रखा हो करके निर्वात या वायु में रखा है तो उसके लिए हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।